दोस्तों, गुलाम और खिलजी वंश के बाद हम दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े वंश कहे जाने वाले तुगलक वंश के पास पहुंच चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी वंश के बारे में इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने गुलाम और खिलजी वंश को इन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलकों ने सल्तनती पीरियड में 1320 से लेकर 1413 यानी पूरे 93 वर्षों तक राज किया। इनके पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली की गद्दी पर बैठने की कहानी अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। 1316 में खिलजियों के दूसरे सुल्तान अलाउद्दीन की हुई मौत ने दिल्ली में तख्त के लिए हड़कंप मचा दिया था। पहले तो गद्दी पर उसका सबसे चहेता सिपह सलार मलिक गफूर आया, मगर नोबल्स की रजामंदी के अभाव से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद सभी नोबल्स ने मिलकर अलाउद्दीन के बेटे मुबारक शाह खिलजी को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनाया। मुबारक शाह खिलजी की बात की जाए तो ही वॉज दी पपेट सुल्तान। वो महज दरबारियों के इशारों पर नाचने वाला सुल्तान था। बस इसी बात का फायदा उठाकर अलाउद्दीन के एक और सिपह सलार खुसरो खान ने मुबारक शाह को मारकर दिल्ली की गद्दी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैसे तैसे खुसरो खान दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गया था, मगर नोबल्स की नाराजगी उसे भी रास न आई। दरबारियों की माने तो खुसरो में वो काबिलियत थी ही नहीं जो सुल्तान के इस पद को संभाल सके। ऐसे में उसे गद्दी पर से हटाकर किसी और को सुल्तान बनाना ही उन्हें सही फैसला लगा। मगर किसे? खुसरो ने मुबारक शाह के साथ उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था, ताकि कोई और उसके रास्ते का कांटा न बन सके। एट दिस स्टेज दरबारियों को किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो खुसरो से बेहतर सुल्तान के रूप में काम करे। कई दिनों की सोच विचार के बाद उनकी नजर पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक पर गई। गाजी मलिक खिलजियों के शासनकाल से पंजाब प्रांत का सूबेदार हुआ करता था। वो अपने शांतिप्रिय स्वभाव और कुशल राजनीति के चलते दरबारियों के बीच आइकॉनिक फिगर बन चुका था। ऐसे में सभी दरबारियों ने यह निर्णय लिया कि खुसरो खान को हटाकर गाजी मलिक को ही दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया जाए। मगर यह काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मलिक गफूर की हत्या की वजह से खुसरो खान दरबारियों के प्रति पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका था। केवल शक के आधार पर वो किसी को भी मौत के घाट उतार रहा था। ऐसे में उसके खिलाफ खुलेआम षड्यंत्र करना सबके लिए जानलेवा हो सकता था। लिहाजा एक सुपर सीक्रेसी के साथ दिल्ली दरबारियों की तरफ से पंजाब में बैठे गाजी मलिक को दिल्ली आने के खत भेजे गए। गाजी मलिक को मिले इस इनविटेशन ने रातों रात उसकी किस्मत चमका दी। ऐसे में 1320 को वो अपनी फौज समेत दिल्ली पहुंचकर एक छोटी सी बैटल में खुसरो खान को हरा देता है। खुसरो खान को मौत के घाट उतारकर गाजी मलिक बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि वो तुगलक घराने से ताल्लुक रखता था, इसलिए इसके प्रस्थापित इस वंश का नाम भी तुगलक वंश रखा गया। सत्ता पर आते के साथ ही गाजी मलिक ने अपना नाम बदल दिया। अब वो गाजी मलिक नहीं बल्कि गयासुद्दीन तुगलक था। एट इनिशियल स्टेज उसने उन सारे दरबारी और अमीरों को अच्छे तोहफे देकर खुश किया जिन्होंने तख्त पर बैठने में उसकी मदद की थी, और उन सभी को सूली पर चढ़ा दिया जिन्होंने खुसरो खान की मदद से उसके खिलाफ काम किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे हर सुल्तान के लिए मंगोल आक्रमणकारी हमेशा से सरदर्द बने रहते थे। इस सरदर्द को थोड़ा कम करने के लिए गयासुद्दीन ने दिल्ली से थोड़ा दूर एक किला बनवाया। इस किले को बनवाने का उसका इकलौता मकसद था मंगोली कबीले से खुद को प्रोटेक्ट करना। आगे चलकर यह एक छोटा सा शहर बना, जिसे इतिहास में तुगलकाबाद के नाम से जाना जाने लगा। गयासुद्दीन के शासनकाल तक यही दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी रही। चलिए जानते हैं अब गयासुद्दीन तुगलक के कुछ एक्सपांशंस के बारे में। At initial stage of his region, गयासुद्दीन wanted to capture देवगिरी। क्योंकि देवगिरी एक वेल्दी रीजन था, इसलिए गयासुद्दीन ने सबसे पहले उसे चुना। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने सबसे बड़े बेटे जूना खान को एक लार्जर आर्मी के साथ दक्षिण भेजा। इस आर्मी के साथ जूना खान देवगिरी में स्थित आरंगल किंगडम पर हमला करता है। उसका यह हमला
शुरुआत के समय तो बहुत जोरदार था, मगर अरंगल की फौज द्वारा इसे आगे चलकर खोखला बना दिया। इस वन साइड डिफीट के बाद गयासुद्दीन अपने बेटे की मदद के लिए एक री-इन्फोर्समेंट आर्मी भेजता है। री-इन्फोर्समेंट आते के साथ ही जूना खान अरंगल को निस्तेनाबूद करने में कामयाब रहा। इस जीत के बाद उसने इस टेरिटरी को पूरी शिद्दत के साथ लूटा। तुगलक साम्राज्य की ये पहली लूट थी। इस लूट की वजह से तुगलक बिकेम द वेल्दियर किंगडम इन द दिल्ली सल्तनत। गयासुद्दीन के अपने बड़े बेटे जूना खान से रिश्ते कुछ खास नहीं थे। उसे अपने छोटे बेटे महमूद खान से ज्यादा लगाव था। कुछ इतिहासकारों की माने तो जूना खान ही वो इंसान है जिसने आगे चलकर उसके पिता गयासुद्दीन और अपने छोटे भाई महमूद खान को मौत के घाट उतारकर दिल्ली की गद्दी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वक्त था 1325 का, जब बंगाल की एक कैंपेन को निपटाकर गयासुद्दीन अपने छोटे बेटे महमूद खान के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। उसके इस सक्सेसफुल कैंपेन को सेलिब्रेट करने के लिए जूना खान एक छोटा सा लकड़ी का महल बनवाता है। यह महल दिल्ली के नजदीक एक सुनसान इलाके में बनवाया गया था। जब यह बात गयासुद्दीन को पता चली कि जूना खान ने बंगाल की जीत की खुशी मनाने के लिए एक महल बनवाया है, तो वो इस खुशी को दुगना करने के लिए दिल्ली से पहले उस जगह पहुंच जाता है जहां वो महल खड़ा था। वहां पहुंचने के बाद गयासुद्दीन को ये इच्छा होने लगी कि इस लकड़ी के महल को अंदर से देखा जाए। बस इसी मंशा के साथ वो और उसका छोटा बेटा महमूद खान महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे दोनों अंदर जाते हैं, उसके दूसरे ही पल वो लकड़ी का महल कोलैप्स हो जाता है। ये इतना अनसडन इंसिडेंस था कि गयासुद्दीन और महमूद वहां से बच निकलने में नाकामयाब रहे और अंदर ही दबकर दोनों की मौत हो गई। इस घटना को बहुत से इतिहासकार जूना खान की ही सोची समझी चाल मानते हैं, क्योंकि ये लकड़ी का पुल जूना खान ने बनवाया था और इसी के गिरने की वजह से उसके पिता और छोटे भाई की मौत हो गई थी। ऐसे में जूना खान का वहां देर समय पहुंचना इस बात की तरफ सीधे इशारा कर रहा था कि ये सारा किया कराया उसी का है। खैर, जो भी हो, गयासुद्दीन तुगलक और महमूद खान की यूं हुई अचानक मौत के बाद जूना खान बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गद्दी पर आते के साथ ही वो अपने पिता की तरह ही एक रॉयल नाम रखता है। वो अब जूना खान नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक था। इतिहास भी इसे इसी नाम से जानता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। इन 30 वर्षों के कार्यकाल में उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जिस वजह से जनता के मन में उसकी छवि एक पागल सुल्तान की बन गई। पहले तो उसने मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए अपने कैपिटल सिटी को तुगलकाबाद से दौलताबाद शिफ्ट किया। दिल्ली सल्तनत में ये पहली बार हो रहा था कि उसकी राजधानी अब दिल्ली नहीं बल्कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद होने वाली थी। मोहम्मद बिन तुगलक का अपने सारे दिल्ली जनता के समेत दक्षिण में जाकर बस जाना बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा फैसला था, क्योंकि उसके दिल्ली छोड़ने के बाद मंगोल आक्रमणकारियों ने दिल्ली को बहुत ही बुरी तरह से लूटा। वही दूसरी ओर दौलताबाद आ बैठा मोहम्मद बिन तुगलक और उसके लोगों को भी भारी अकाल का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से हुए इस घावों को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक वापस लौटने का फैसला करता है। उसकी ये घर वापसी भी बहुत दर्दनाक साबित हुई, क्योंकि इस सफर के दौरान उसने आधी से भी ज्यादा आवाम को खो दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक और बेवकूफी से भरा फैसला था कि अपने शासन में चांदी के सिक्कों को चमड़े के सिक्कों से रिप्लेस कराना। इस निर्णय की वजह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि लोग अपने घर में ही चमड़ों के सिक्के बनाने लगे। लिहाजा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी एक गहरा अकाल पड़ता दिखाई देने लगा, जिस वजह से दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था, मगर ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक सलामत रहा। वजह थी मोहम्मद बिन तुगलक की दोगली नीतियां, जिस वजह से एक के बाद एक टेरिटरी खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग करते जा रही थी। दक्षिण में उभर रहा विजयनगर एम्पायर भी कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मेजर थ्रेट बन गया था। इसी बीच मार्च 1351 में हुई मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत और भी कमजोर पड़ने लगी। उसकी मौत के बाद उसका एक रिलेटिव महमूद
इब्न मोहम्मद दिल्ली की गद्दी पर आया, मगर वो महज 1 महीना ही यहाँ राज कर पाया। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर आया 45 वर्षीय फिरोज शाह तुगलक ने कुछ हद तक दिल्ली को अच्छे से संभाला, मगर फिर भी वो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाया। अपने 47 वर्षों के कार्यकाल में उसने कई मिलिट्री कैंपेन रन किए, मगर हर बार उसे हार ही मिली। बाहरी कड़ियों को छोड़ दिया जाए तो फिरोज की अपने दरबारियों के मन में भी कुछ खास अहमियत नहीं थी। उसके जीते जी इंटरनल सिविल वॉर ने दिल्ली को झंझोड़ रखा। 1384 में हुई फिरोज की मौत के बाद तो मानो दिल्ली सल्तनत का हिसाब ही बदल गया। हिस्ट्री में पहली बार तख्त के 2 हिस्से हो गए थे। एक तो था दिल्ली वाला हिस्सा जिसे फिरोज शाह का बेटा मोहम्मद शाह संभाले था, वही दूसरा था फिरोजाबाद वाला हिस्सा जिसे फिरोज शाह तुगलक के ही एक डिसेंडेंट नुसरत शाह ने संभाला था। आए दिन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह के बीच बैटल्स हो रही थी। दोनों को भी दिल्ली की गद्दी पर बंटवारा नहीं चाहिए था। ऐसे में इस आपसी रंजिशों का फायदा सरहद पर बैठे एक मंगोल आक्रमणकारी ने उठाया। नाम था तैमूर। एक पांव से लंगड़ा होने की वजह से इतिहास इसे तैमूर लंग के नाम से भी जानता है। इसके दिल्ली पर आक्रमण से सारी दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया। इन दोनों झगड़ालू सुल्तानों को दिल्ली से खदेड़ने के बाद वो यहाँ पूरी तरह से कत्लेआम मचा रहा था। कहा जाता है कि उसके आतंक से दिल्ली लगातार 8 दिनों तक आग की लपटों में जल रही थी। तैमूर ने यहाँ लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। साथ ही साथ उसने कईयों को अपना गुलाम भी बनाया। उसने दिल्ली को इतनी शिद्दत से लूटा था कि आने वाले 100 साल भी इसकी कीमत नहीं लगा सके। दिल्ली को लूटने के बाद वो अपने एक खास को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाकर वापस अपने क्षेत्र समरकंद पहुंच जाता है। तैमूर के इस खास का नाम था खिज्र खान। खिज्र खान ने 6 जून 1414 में एक फाइनल बैटल में तुगलकों के आखिरी बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली पर मौजूद तुगलक वंश का खात्मा कर दिया। इस जीत के साथ खिज्र खान बिकेम न्यू रूलर ऑफ न्यू डायनेस्टी, जिसका नाम था सैयद। यह सैयद वंश ही दिल्ली की गद्दी पर 1414 के आगे राज करेगा, जिसकी कहानी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब जाते जाते आपके लिए एक आसान सा सवाल। दोस्तों, मुगल एम्पायर के आखिरी वक्त में 2 नोबल्स बहुत पावरफुल हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी रजामंदी से ही आने वाले बादशाह तय होते। इतिहास इन्हें सैयद ब्रदर्स यानी सैयद भाइयों के नाम से जानता है। तो आपके लिए सवाल यह है कि इन दोनों का नाम क्या था? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में सैयद वंश की कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।